अच्छा, तो अब हम थे किस पॉइंट पे कि अकोमोडेशन, जब भी अकोमोडेशन की बात करेगा तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करेगा। और जब भी जो बात करेगा अगर लाइट रिफ्लेक्स का लॉस हो गया है तो फिर उसमें क्या बात करेगा, उसमें प्री टेक्टम एरिया ऑफ द मिड ब्रेन की बात करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर अकोमोडेशन और थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट की बात करेगा तो फिर भी मिड ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व होगा एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड नर्व जो है वो वहां से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में जो है वो जाती है, वहां से फिर वो दूसरी तरफ की कसेट वगैरह होती है। तो थर्ड नर्व पॉलिसी के साथ अगर अकोमोडेशन की बात करेगा तो फिर भी मिड ब्रेन की बात करेगा। ठीक है। तो अगर लाइट रिफ्लेक्स का लॉस होगा तो क्या हम करेंगे कि किसको हम प्रेफर करेंगे, प्रीटेक्टम को। ठीक है। और अकोमोडेशन में हम किसको प्रेफर करेंगे, कॉर्टेक्स को। अकोमोडेशन में कॉर्टेक्स को प्रेफर करेंगे, अकोमोडेशन में सीज आते हैं तो उस तरह याद रख लो कि कॉर्टेक्स को हम प्रेफर करेंगे। 11 ये रिपीट यही करें 11। अच्छा, अभी ज्वाइन किया। 11 में ये है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स की जब बात करेगा, अकोमोडेशन में सीज आते हैं, उसकी वजह से दो सीज की वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस तरह याद कर लो। और जो लाइट रिफ्लेक्स है दैट इन्वॉल्व द प्री टेक्टम एरिया ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, प्री टेक्टम एरिया। अगर प्री टेक्टम की ऑप्शन ना हो और मिड ब्रेन की ऑप्शन हो फिर हम मिड ब्रेन पे जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपके पास प्री टेक्टम और मिड ब्रेन लिखा है तो प्री टेक्टम को हमेशा प्रेफर करना है। ठीक है। मोर प्रिसाइजली हम प्री टेक्टम की बात करते हैं। ठीक हो गया। और अगर अकोमोडेशन और थर्ड नर्व पॉलिसी की बात करें तो फिर भी मिड ब्रेन, क्योंकि थर्ड नर्व आपको पता है मिड ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही होती है, थर्ड एंड फोर्थ नर्व। ठीक है। तो अगर थर्ड नर्व और अकोमोडेशन की बात करें तो मिड ब्रेन याद करना है। ठीक हो गया। Question number 12. A 48-year-old male present with a complaint of severe headache and blurring of vision. Doctor performed the LP. He found that the CSF is blood stain. तो ये रिपीट है, हम कर चुके हैं। CSF blood stain subarachnoid hemorrhage में होगा। Question number 13. 40-year-old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most important finding on examination is sensory system will be hyperesthesia. तो याद रखना है जब भी थैलेमस का डैमेज होगा, थैलेमस हैमरेज होगा, तो एक हमारे पास होता है थैलेमिक पेन सिंड्रोम। इसके नाम में ही लिखा हुआ है पेन सिंड्रोम। और पैरास्थेजिया क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट में जिसमें थैलेमिक पेन सिंड्रोम होता है, इनको आप थोड़ा सा भी टच करो तो बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक है। सेंसेशंस जो इनकी होती है ना बहुत ज्यादा वो हो जाती है, बर्निंग और एकिंग पेन होती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि याद रखें कि जब भी थैलेमिक का डैमेज होगा, थैलेमस डैमेज होगा, थैलेमस के डैमेज के साथ जो उसमें पेन पैरास्थीजिया जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो थोड़े से भी टच पे बहुत ज्यादा पेन होती है इन पेशेंट्स को, थैलेमिक पेन सिंड्रोम से कहा जाता है। और इसमें कितनी भी आप एनाल्जेसिक्स मेडिसिन दे दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थैलेमस डैमेज है ना। तो अगर अगर कोई तो एक्ट ना कर रहा होता या प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह ये रिलीज हो रहे होते जिसमें फीवर या पेन कॉज कर रहे होते, फिर तो हमारे एनाल्जेसिक्स ने काम करना था। लेकिन क्योंकि ये थैलेमस का डैमेज है इसलिए एनाल्जेसिक्स भी इस डिजीज में काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14. पॉइंट दैट डिस्टिंग्विश पार्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन जब भी स्पाइनल कॉर्ड की होगी तो स्पाइनल शॉक में चला जाएगा कंडीशन। ठीक है। आपको पता है जब भी पार्शियल ट्रांजैक्शन होती है तो कुछ सेंसेशन वगैरह लॉस होंगी, लेकिन जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी तो क्या होगा, स्पाइनल शॉक की कंडीशन हो जाएगी। 15. विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इन द सब्सटेंशियल जेलेंटोजा। सब्सटेंशियल जेलेंटोजा जो है वो थैलेमस का ये एरिया है, वहां पे ये रिले की बात कर रहा है। अच्छा, रिले सेंटर्स इन द थैलेमस हमने पढ़ी है पहले भी। टेस्ट के लिए एक रिले सेंटर पढ़ा था, कोई मुझे वो बताएगा। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ट्रैक्टर सोलिटेरियस, ट्रैक्टस वेरी सॉलिड। गुड। तो टेस्ट के लिए ट्रैक्टर सोलिटेरियस रिले सेंटर पड़ा था, और पेन के लिए ये सबस्टेंशिया जेलेंटोजा है जो पेन के लिए होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद 16. एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा इज कॉज्ड, रिपीट है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट है, ट्रैक्टर सोलिटेरियस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, बेल्स फिनोमेना इज। तो बेल्स फिनोमेना हमेशा बेल्स पॉलिसी से डिफरेंट होता है। बेल्स पॉलिसी होती है जो प्रेजेंटेशन हमें नजर आ रही होती है ड्यू टू फेशियल नर्व पॉलिसी। ठीक है। जो हमने देख रहे होते हैं, बेल्स फिनोमेना इज द परफॉर्मेंस वी डू। तो उसके अंदर क्या है कि जब आप पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करें तो उसका जो आई बॉल है वो रोल अप कर जाता है। ठीक है।
तो उसके अंदर ये बेल्स फिनोमेना इसको कहते हैं। तो बेल्स फिनोमेना पॉजिटिव होता है बेल्स पाल्सी के पेशेंट में, लेकिन वो कुछ पेशेंट्स में होता है। और नॉर्मली भी बेल्स फिनोमेना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जब आंखें बंद कर रहा होता है पेशेंट, तो उसकी आंखें जो है वो ऊपर की तरफ रोल आउट कर जाती हैं इस कंडीशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ओपियोइड पॉइजनिंग का पूछा हुआ है। ये हम कल मायोसिस एंड मिड्रियासिस डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a 17-year-old boy with a fluctuating type of deafness on examination, tympanic membrane retracted inward. Rennie test is negative and verbal lateralized to the affected ear. What is the probable cause? तो याद रखना है कि जब भी रेनी टेस्ट नेगेटिव होगा तो इसका ये मतलब है कि जो सेंसोन्यूरिंग हियरिंग लॉस है वो एक्सक्लूड हो गई है। ठीक है। रेनी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो सेंसोन्यूरिन हेयरिंग लॉस होती है। रेनी टेस्ट के मुताबिक अगर रेनी टेस्ट नेगेटिव होगा तो इसका ये मतलब कि बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज्यादा होगी। ठीक है। और वेबर्स टेस्ट क्या करता है? वेबर्स टेस्ट वैसे ही पुअर ईयर की तरफ लेटराइज कर जाता है। इन दो कंडीशन में जहां पे वेबर टेस्ट पुअर ईयर की तरफ लेटराइज कर जाए और रेनी टेस्ट नेगेटिव हो, तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है। ठीक है। वेबल्स और रेनी टेस्ट का तो पता है ना कि वो स्ट्राइक करके अगर पहले आप बिल्कुल ये फोरहेड पे आगे फ्रंट पे रखेंगे तो यहाँ पे ये वेबर्स टेस्ट होगा, और स्ट्राइक करके पहले आप जो है वो बोन कंडक्शन, फिर एयर कंडक्शन, और दोबारा बोन कंडक्शन के लिए रखेंगे आप उसको ट्यूनिक फोक को, तो उसके अंदर रैनी टेस्ट होगा। ठीक है। ये तो सबने किए हैं वेबर्स और रैनी टेस्ट। तो उसमें याद रखना है कि जब भी वेबर टेस्ट की बात करता है तो वेबर टेस्ट में बोन कंडक्शन की मेनली बात कर रहा होता है। तो वेबर टेस्ट जो पॉजिटिव जब होता है तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में पॉजिटिव होता है। इसका ये मतलब कि वो जो पुअर ईयर होता है उसकी तरफ लेटरलाइज कर जाता है। ठीक है। और अगर सेंसोरियल हेयरिंग लॉस होती है तो वेबर जो है वो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज कर जाता है, जो बेहतर ईयर है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आए तो उसमें क्या याद रखना है हमने कि कौन सा एमसीक्यू 20 था। अच्छा, तो इसमें जब इस तरह का एमसीक्यूज आए तो उसमें क्या है कि रेनी नेगेटिव है और वेबर्स पॉजिटिव आ रहा है टू द लेटलाइज टू द अफेक्टेड ईयर, तो ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। और इसके अंदर जो हमारे पास आएगा वो स्टिशियन ट्यूब ब्लॉकेज आएगा। ठीक है। बोन कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो स्टिशियन ट्यूब ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई। और सेंसोड्यूरिंग हेयरिंग लॉस में कोई नर्व वगैरह इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो वो और पॉइंट्स होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 21, हेयरिंग improves in noisy environment in which of the following condition? तो ऑटोसेक्लेरोसिस में हेयरिंग नॉइजी environment पे improve हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, a stroke patient with the irregular breathing is related to? तो याद रखना जब सीवीए का पेशेंट, स्ट्रोक का पेशेंट आएगा तो चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग। ठीक है, चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग, ब्रीथिंग आ जाएगी, सॉरी ब्लीडिंग कहेगी, ब्रीदिंग आ जाएगी। ठीक है, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग सीवीएस स्ट्रोक के पेशेंट में चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। और जो कॉस्मोल ब्रीदिंग आई है वो डीकेए के पेशेंट में, डीकेए में कॉस्मोल ब्रीदिंग। ठीक है, कॉस्मोल ब्रीदिंग किसमें होती है? डीकेए में। और चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग हमारे पास किसमें होती है? स्ट्रोक के पेशेंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैडम ये इंटरवल्स होते हैं ब्रीथिंग में इसको भी चेंज स्ट्रोक को। आप प्लीज दोबारा पूछेंगे, क्या पूछ रहे हैं? मैडम ये इंटरवल्स आते हैं चीनी स्ट्रोक ब्रीथिंग जो है जो हाँ आपने भी जी, बताया। चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग में इंटरवल आते हैं। अच्छा, इतनी डिटेल में वैसे आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आप वैसे अपना कॉन्सेप्ट, इंटरवल्स आते हैं चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग में। ठीक है, और वो स्ट्रोक से याद रखना है कि सीवीएस के पेशेंट में वो होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, a patient having the fever, neck rigidity and slight shortness of breath, CSF report reveals increased lymphocyte glucose 40 and protein 400। रिपीट है, टीबी मेनिंजाइटिस ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, temperature of 99 Fahrenheit, cold calm skin, sweating profusely and working on a hot day, brought to the hospital in semi subconscious state, is most likely is हीट एग्जॉस्टेशन। ठीक है, हीट एग्जॉस्टेशन होगी जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है, कोल्ड कामी उसकी स्किन है। लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है? स्वेटिंग No sweating. नहीं होती है। ठीक हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 ये सब रिपीट है। ठीक है, कि हम पहले कर चुके हैं इन टॉपिक्स को एंड्रो में थोड़ा सा। ठीक है, बर्केट टिम्फोमा का आपको पता है 814 है। ठीक है, ये वही है 27। अच्छा, 29, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद नर्व डेफनेस इन वन ईयर यूनिलैटरल द टेस्ट विल शो व्हाट? तो हाई साउंड इन द नॉर्मल ईयर, क्योंकि अगर यूनिलैटरल उसकी डेफनेस है तो दूसरे ईयर में साउंड जो है वो हाई होगी। ठीक है।
तो अगर हम वेबर्स टेस्ट भी या करें तो उसमें भी क्या होगा कि अगर नर्व डेफनेस भी होगी, सेंसोरी हियरिंग लॉस भी होगा एक ईयर में, तो दूसरे ईयर में नॉर्मल ईयर आएगी, आवाज आएगी, ठीक है। हाई साउंड उसमें ज्यादा, उसके नॉर्मल से भी ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही उसकी तो नर्व काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह दूसरे ईयर में जो है वो हाई साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। 30 jet engineer present to the ENT physician and complains that he voice in an environmental loud noises and a kind of hearing defect. He might be suffering from an audiogram to deafness to the low frequency sound. जो भी ऐसे ऐसी अगर कोई भी हिस्ट्री दे कि लाउड नॉइज में वो कोई काम करता है और उसको फिर वहां पे हेयरिंग जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स की उसको डेफनेस हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स उसको सुनाई देंगे, ठीक है। तो लाउड एरिया में लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए डेफनेस हो जाती है और जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स है वो सुनाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 31, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द फीवर इज व्हाट? तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स इनहिबिटर या थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिटर। और अगर फीवर के लिए मैं देना चाहूँ एस्पिरिन, तो उसने क्या करना है, फिर किसको इनहिबिट करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन। Prostaglandins. So very good. Question number 32. A male presents with a head injury presented with a decreased thirst and decreased plasma osmolarity. Cause of decreased thirst is CRADH. जब ADH एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा और हेड इंजरी भी हुई होगी और उसमें हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH आ सकता है, जिसमें ADH बहुत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि यूरिन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी में बहुत फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से थर्स्ट फिर नहीं लगती, क्योंकि अंदर तो पानी जमा हो गया, अब पानी की क्या जरूरत, तो थर्स्ट डिक्रीज हो जाती है सियाल एडीएच की कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 33, द लीजन occurred at the caudate and globus pallidus of the brain. There was loss of GABA and substantia nigra and the condition is पार्किंसोनिज्म। नॉर्मली हम पार्किंसोनिज्म में डोपामीन का पढ़ते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी वो सिर्फ इतना लिखे कि सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात करें, सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात करें, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में जब भी डैमेज होगा तो क्या होगा, पार्किंसंस होगा। तो ये याद रखना है, अगर एरिया की भी वो बात करता है और आपको डोपामिन नहीं भी मिलता है लेकिन सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात कर देता है, तो वो पार्किंसंस डिजीज में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 35 रिपीट है। 36, अ पेशेंट एग्जिबिटिंग हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया साइंस विद द डिक्रीज वीएन लॉस हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सी पिट्यूटरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो है वो कर लेते हैं कि पिट्यूटरी के हमारे पास जो है वो साइडों पे क्या पड़ा हुआ है, फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एमसीक्यू बार बार आएगा और ये हेड एंड नेक में भी आएगा ज्यादातर, ठीक है। ये जो है ना वो मिड में है पिट्यूटरी, ठीक है। मिड में पिट्यूटरी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूंगी तो जो आगे कंप्रेस होगी वो होगी ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली, ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली कंप्रेस होगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व किधर कंप्रेस होगी, इसमें एंटीरियरली। और अगर मैं बात करूं लैटरल की, तो लैटरली इसमें साइड्स पे क्या कंप्रेस होगा, ठीक है। साइड्स पे क्या होता है कि वर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस, ठीक है। लैटरली क्या होता है कैवर्नस साइनस। अच्छा, ये आप लोगों की तरफ से भी ना ये इसमें स्क्रीन पे कुछ आ जाता है, तो ये जो भी ये भी कर रहा है प्लीज ना करें। तो मुझे नहीं पता कि इसमें ये आप लोगों की तरफ से कैसे ये रिमूव करते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसमें ये है कि ये सारे पेज ही गंदा कर दिए। अच्छा, तो पिट्यूटरी ट्यूमर था, पिट्यूटरी के साथ आगे हमने क्या पढ़ा, ऑप्टिक नर्व पढ़ी जो एंटीरियरली पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली आ गई, और ऊपर जो सुपीरियर की बात करेगा, सुपीरियर अगर वो बात करे तो ऑप्टिक क्यास्मा की बात करेगा, ठीक है। तो अगर सुपीरियरली बात करें, पिट्यूटरी ट्यूमर अगर सुपीरियरली किसी चीज को डैमेज करेगा तो ऑप्टिक क्यास्मा को डैमेज करेगा।
और अगर वो लैटरल बात करे पिट्यूटरी के तो ये कैवर्नस साइनस को डैमेज करेगा, कैवर्नस साइनस को। और क्योंकि पिट्यूटरी जो है वो स्फेनॉइड बोन पे पड़ा होता है, तो नीचे अगर इंफीरियरली बात करेगा तो स्फेनॉइड बोन की बात करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर होगा और वो आगे की तरफ कंप्रेस करेगा तो क्या डैमेज करेगा, ऑप्टिक नर्व। और अगर ऊपर की तरफ सुपीरियरली डैमेज करेगा तो क्या डैमेज करेगा, क्या डैमेज करेगा, ऑप्टिक यास्मा। ऑप्टिक याज्मा। और अगर साइडों पे लैटरली जाएगा तो क्या डैमेज करेगा, कवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस। और नीचे अगर डैमेज करेगा तो क्या डैमेज करेगा, वाई बोन। डिवाइन, ठीक है। ये एक चीज थोड़ा सा याद करने वाला है। तो इस तरह बार बार जब भी एमसीक्यूज आए जिसके अंदर वो पूछे कि जो पिट्यूटरी का ट्यूमर है उसने क्या कॉज किया, तो उसने जो है वो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया भी करना है और डिक्रीज विजन लॉस भी करना है, क्योंकि उसने ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का रिपीट है, 38 39 रिपीट है, 40 द पेशेंट एग्जिबिट्स द साइंस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या रिपीट करूंगी, स्फेनॉइड बोन जी, नीचे इंफीरियरली, साइडों पे कैवर्नस साइनस, सामने ऑप्टिक नर्व, ऊपर ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा एंड इंफीरियरली स्फिनॉइड बोन एंड लैटरली कैवर्नस साइनस, ठीक है। पिट्यूटरी ट्यूमर जब भी होगा तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, पेशेंट एग्जिबिट्स द साइंस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट इज व्हाट, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट इज व्हाट, ईएमजी। देखो, ईएमजी। the damage, very good, the damage in the nucleus of arcuate would result in the Kallmann syndrome। तो ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस होता है, मैंने बहुत सारे न्यूक्लियस आपको हाइपोथैलेमस के पढ़ाए थे। एक न्यूक्लियस होता है जो आर्कुएट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है इसका कोई मेजर इतना खास रोल नहीं होता, लेकिन आर्कुएट न्यूक्लियस जब डैमेज हो जाता है हाइपोथैलेमस का तो वो कैलमन सिंड्रोम करता है, कैलमन सिंड्रोम, ठीक है। कैलमन सिंड्रोम में होता क्या है, हाइपोगोनाडिज्म एंड एनसोमिया, दो चीजें याद रखनी है। कैल्मन सिंड्रोम के पेशेंट्स में स्मेल लॉस हो जाती है, एनोस्मिया, ठीक है, और इसके अलावा हाइपोगोनाडिज्म। तो जहां पे भी आपका ये दोनों चीजों के साथ लिखा हुआ आएगा एमसीक्यू जिसके अंदर हाइपोगोनाडिज्म, एनोस्मिया या लॉस ऑफ स्मेल लिख दे, तो उसमें याद रखना है कैल्मन सिंड्रोम होता है। और कैल्मन सिंड्रोम आर्कुएट न्यूक्लियस का होता है। बाद दफा एमसीक्यूज ऐसे आता है कि कैल्मन सिंड्रोम है, बताएं कौन सी जगह डैमेज है। तो अगर लिखा हो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, मेडल्ला, तो क्या डैमेज होगा, हाइपोथैलेमस। hypothalamus, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 42, द स्ट्रोक ड्यू टू बेनरी एनोरिज्म इज व्हाट, व्हिच आर्टरी इज इन्वॉल्व बेनरी एनोरिज्म में, इंटीरियर कम्युनिकेशन। anterior communicating communicating artery is Berry aneurysm is involved in which type of hemorrhage? subarachnoid, सबअरेक्नोइड। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्मिनल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा आपको पता है कि पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर से मिड, जो पोस्टीरियर ब्रेन का पार्ट होता है वहां से क्या पास करती है, ब्रेन स्टेम पास करती है। तो ब्रेन स्टेम का पार्ट क्या है, मेडल्ला, तो मेडल्लोब्लास्टोमा होगा हमारे पास इसमें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। उसके बाद 44, ये रिपीट है, 45, ब्रेन टिश्यू आर डैमेज बाय द स्ट्रोक सेल विच आर रीजनरेटेड बाय, रीजनरेटेड या रिपेयर्ड, दोनों का अगर बात करेगा कि स्ट्रोक का पेशेंट है या हेड इंजरी हुई है और ब्रेन टिश्यू ने रीजनरेट करना है या रिपेयर करना है, तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो करेंगे। और मेन जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, कॉमन जो ब्रेन ट्यूमर है, glioma। astrocytoma, एस्ट्रोसाइटोमा। और प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर भी, glioma, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है इनके बारे में, रिपेयर या रीजनरेशन दोनों की बात करेगा तो एस्ट्रोसाइटोमा इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न इज व्हाट, स्ट्रेप्टोकोकस लेंसिफाइड बी, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, for 67-year-old female with a balance problem, nystagmus on the left lateral gas, loss of the left corneal reflex, reduced hearing in the left ear. What is the most common diagnosis? तो एक्रोस्टिक न्यूरोमा। जो एक्रोस्टिक न्यूरोमा है आप लोगों ने ईएनटी में पढ़ा होगा कि एक्रोस्टिक न्यूरोमा क्या करता है, ये जो वेस्टिबुलर नर्व होती है
नर्व 8 जो होती है उसका जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है उसका वेस्टिबुलर श्वानोमा कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक्रोस्टिक न्यूरोमा में सबसे पहले टेनाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब एक्रोस्टिक न्यूरोमा में बात पढ़ने की ये है कि जब हम कल परसों डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में तो उसमें डिस्कस करेंगे जो एक्रोस्टिक न्यूरोमा होता है ये जो सेरिबेलम और पोंटाइन का एंगल होता है ना, सेरिबेलो पोंटाइन एंगल जिसे कहा जाता है, पॉन्स का और सेरिबेलम के जो एंगल होता है उस एरिया को ये कवर करता है एक्रोस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, और ये मैं जब आपको ब्रेन स्टेम पढ़ाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी कि ये एरिया क्यों कवर करता है। मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन में, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कि मिड ब्रेन में 3-4 क्रेनियल नर्व होती है। फिर हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन के बाद पॉन्स जिसके अंदर 5, 6, 7, 8 नर्व होती है क्रेनियल नर्व, और फिर मेडल्ला आ जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर कौन सी होगी, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 11 का बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं आता, 9, 10, 12 और फिर 11। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जब भी पॉन्स किया सेरिब्रोपोंटाइन एंगल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉन्स में कौन कौन सी नर्व वहां से ओरिजिनेट करेगी, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो एक्रोस्टिक न्यूरोमा 8 क्रेनियल नर्व का एक पार्ट होता है जो कि डैमेज होता है, लेकिन वो क्योंकि वो उस एंगल को भी डैमेज कर रहा होता है एक्रोस्टिक न्यूरोमा, इसीलिए उसमें निस्टैगमस भी आ रहा है, लेफ्ट लैटरल गेज का भी लॉस हो रहा है जिसमें अब्ड्यूसर नर्व भी लॉस होगी। ठीक है, क्रेनियल नर्व 6 भी लॉस होगी, लॉस ऑफ द लेफ्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी लॉस होगा, ट्राइजेमिनल नर्व भी, क्रेनियल नर्व 5 भी इन्वॉल्व हो रही है, और रिड्यूस्ड हेयरिंग इन द लेफ्ट ईयर क्रेनियल नर्व 8 की वजह से इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है कि अगर एक्रोस्टिक न्यूरोमा की बात करें और इतनी सारी क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो याद रखना है कि वो सेरिब्रोपोंटाइन एंगल को इन्वॉल्व करता है जिसमें 5, 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व्स आ रही होती हैं, तो इसलिए ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? बाकी हम ये जब वो ब्रेन स्टेम करेंगे उसमें हम नर्व्स पढ़ेंगे साथ साथ, तो उसमें कर लेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। समझ आइए, ओके सही है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 48, विच आयन इज रेज इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में अगर रिसेप्टर्स की बात करें तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक एमसीक्यू हम पहले राइनोइड। रायनोडिन रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। वेरी गुड डॉक्टर बतावर। और इसके अलावा जो अगर इलेक्ट्रोलाइट की या आयन की बात करें तो कौन सा होता है, कैल्शियम, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से कैल्शियम इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो ये याद रखना है कि जब भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की बात करें तो उसमें क्या 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 बात करेगा, उसमें बात करेगा कैल्शियम के आयन की, और अगर रिसेप्टर की बात करेगा तो रायनोडिन रिसेप्टर। इसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के कॉज की भी बात करता है, बाज दफा ये भी बात करता है कि मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया की। आप कौन? कहाँ मिला है फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है आपके पास? अच्छा, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया की जो है वो एक, ये पता नहीं किसने क्या चला दिया था। ओके फाइन। तो इसमें ये है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की अगर हिस्ट्री आए और वो कहें कि नेक्स्ट आपने जब भी मतलब कि करनी है सर्जरी तो आप क्या करेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के पेशेंट में क्या नहीं देंगे, तो याद रखना हेलोथिन और सक्सेनाइलकोलिन ये दोनों कॉज करती हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो एनेस्थीसिया जो हमने जब देना है तो हेलोथिन या सक्सेनाइलकोलिन। जी, पता नहीं ये किसने चला दिया था, ठीक है वो मैंने म्यूट कर दिया वैसे। अच्छा, तो ये मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में जो है वो क्या आ जाएगा कि अगर प्रीवियस हमारे पास जो है वो आएगी कि पीछे पेशेंट को पिछली सर्जरी में मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया का हो जाएगा, तो हमने क्या अवॉइड करना है नेक्स्ट सर्जरी में, हेलोथिन या सक्सेनाइलकोलिन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर है कौन सा कर रहे थे आप, डिस्कस करते करते पता। 48 Okay, ठीक है। 49, a security guard got gunshot injury on the lower back after physiotherapy and rehabilitation. He had lost contralateral pain temperature below the level of Leon and ipsilateral loss of vibration. What is the diagnosis? तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ में आपको न्यूरो एनाटमी में इंशाल्लाह करवाऊंगी कि अगर इप्सिलैटरल क्या लॉस होता है। बस अभी इतना याद रखें कि अगर वो ये बात करे कि लॉस कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर है बिलो द लेवल ऑफ लियन और इप्सिलैटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन है तो ये डैमेज होता है ब्राउन सिकॉर्ड सिंड्रोम। ठीक है,
मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि जो डीसीएमएल है वो एट द लेवल ऑफ लियन ही रहता है और सेम साइड पे रहता है, लेकिन जो होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, लैटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, वो बिलो द लेवल ऑफ लियन और कॉन्ट्रालैटरल प्रेजेंट करते हैं। ये जब हम वो करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि वो क्यों कॉन्ट्रालैटरल करते हैं और ये क्यों इप्सिलैटरल करता है, क्योंकि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस होता है उससे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि डोंट चेंज माय लाइन। वो अपनी लाइन चेंज नहीं करता, वो डिकसेट नहीं करता। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से क्या निमोनिक है, डोंट चेंज माय लाइन। तो वो अपनी लाइन चेंज नहीं करता, वो डिकसेट नहीं करता, इसीलिए वो नहीं मैडम, पैरामिडल डिक्सेशन का फिनोमेना है यहाँ पे, मतलब अगर सॉरी दोबारा पूछने प्लीज आवाज। मैडम मैं ये कह रहा था कि ये डिक्सेशन जो है अबव द पैरामिडल जो होगा तो वो इप्सिलेटरल होगा, बिलो कॉन्ट्रालेटरल होगा मैडम। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस एमसीक्यू का, वो जो ब्राउन ये स्क्वायर चीज की आपने बात की। हाँ, क्योंकि वो नीचे उस लेवल पे नहीं करता डिकसेट, तो इसलिए वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस क्योंकि अपनी साइड चेंज नहीं करता, तो वो वहां पे जो है ना, ये हम इसको फर्दर जो है वो न्यूरो में जब हम वो पढ़ेंगे ट्रैक्स, तो उसके साथ डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। क्योंकि बस इतना याद रखें कि डो जो लाइन अपनी चेंज नहीं करता, वो सेम साइड पे जो रहता है वो लैटरली डोर्सल कॉलम, और उसी के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। और जो कॉन्ट्रालैटरल होते हैं वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रालैटरल होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और बिलो द लेवल ऑफ लियन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में बच्चे बार बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है मल्टीपल टाइम, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन क्या होता है, ठीक है, राइस, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता रहता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर है इस वक्त, अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। अ यंग मैन प्रेजेंट्स विद अ कंप्लेन ऑफ वन साइडेड फेशियल फ्लशिंग एंड हीट अप विद नो स्वेटिंग। तो ये सिंपैथेटिक लॉस है। जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है, याद रखना है, दैट कॉजेज द, इफ इट्स डैमेज इट कॉजेज व्हाट, हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम किससे होता है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के डैमेज से। और उसके अंदर क्या होता है, वन साइडेड फेशियल फ्लशिंग होती है और स्वेटिंग नहीं होती। लेकिन मेन अगर बात करें तो हॉर्नर सिंड्रोम में हमारे पास क्या क्या होता है, मायोसिस, फिर टोसिस और फिर स्वेटिंग, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है, मायोसिस, टोसिस और स्वेटिंग, ठीक है। तो जब भी हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स पूछे और मल्टीपल एमसीक्यूज में मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस, बाज दफा दो दो भी ऑप्शंस आती हैं, तो मायोसिस, टोसिस और फिर स्वेटिंग की तरफ जाना, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। मैम ये हॉर्नर सिंड्रोम में स्वेटिंग होती है या नहीं होती, में है? स्टॉप ऑफ स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है, नो स्वेटिंग। अगर स्वेट इसी तरह लिखा हो, मायोसिस, टोसिस एंड लॉस ऑफ स्वेटिंग, तो उसमें ये इसी तरह सीक्वेंस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पेशेंट हैज टेस्ट कम पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शन। मैम ये ऑनर सिंड्रोम का है ना? जी मैम ये हॉर्नर सिंड्रोम का ही केस है ना, सिनेरियो हाँ है? हाँ हाँ, हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक लॉस जब होता है, सिंपैथेटिक चेन डैमेज होती है। क्वेश्चन नंबर 51, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है, स्प्लीन होगा क्योंकि वो डैमेज की वजह से, ठीक है, लिम्फोसाइट्स वगैरह भी हमें मिलेंगे, और उसकी वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में बी सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, और एक्टिवेटेड कौन से होते हैं, टी टी सेल्स। सेल। okay fine। 52, the child with disturbed behavior suffering from fever and convergent squint, which of the following is the TB meningitis। तो इसके अंदर स्क्विंट के साथ और डिस्टर्ब्ड बिहेवियर में टीबी क्यों आया, टीबी मेनिंजाइटिस जो होता है वो मेनली बहुत दफा हाइड्रोसेफेलस भी कॉज करता है, और जो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो टीबी मेनिंजाइटिस ज्यादातर कर रहा होता है। अगर हाइड्रोसेफेलस भी कर देगा तब भी नर्व की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। अगर मैं सेरिब्रल एक्विडक्ट के एरिया की बात करूं तब भी नर्व इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है जो इजोट्रोपिया जिसे हम कहते हैं, आंखें अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो अगर पेशेंट को फीवर हो और कन्वर्जेंट स्क्विंट हो और हाइड्रोसेफेलस भी लिखा हुआ आ जाए तो टीबी मेनिंजाइटिस की तरफ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, और बर्केट लिम्फोमा मैडम इज अगर कॉज्ड बाय, फीवर ना हो तो फिर ट्यूमर सही ऑप्शन नहीं रहेगा? ब्रेन ट्यूमर नहीं, ब्रेन ट्यूमर्स में अगर फीवर ना हो तो
नहीं, ब्रेन ट्यूमर में बच्चे और प्रेजेंटेशंस भी होंगी, ठीक है। कन्वर्जेंट स्क्विंट इज नॉट द ओनली प्रेजेंटेशन फॉर ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर में हमारे पास एडिनोमास हो सकते हैं, जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है। फिर ब्रेन ट्यूमर में हमारे पास एपेंडायोमास, यही मैं कह रहा था मैडम ग्लायोमास। कि मतलब ये तो एक स्टेटमेंट है सिर्फ कि कन्वर्जेंट स्क्विंट है, वो कोई ऐसा सच और नहीं लिखा हुआ। नहीं, बस ये तो मैं अगर ये बता रही हूँ कि जब वो टीबी की बात करेगा तो टीबी में याद रखना है एक तो हाइड्रोसेफेलस और नर्व इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है। स्विंट किसकी वजह से होता है? मसल्स की डैमेज की वजह से, और मसल्स को तो नर्व सप्लाई कर रही है ना, जब यस नर्व इन्वॉल्व। पेन, ठीक है। ठीक। अच्छा, ओके। 53 बर्किन लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टेन बार वायरस, तो इसके अंदर जो है वो कॉमन इन अफ्रीकन होता है, बस इसी तरह याद करें कि बर्किन लिम्फोमा एप्स्टेन बार वायरस है तो अफ्रीकन में कॉमन है। 54 रिपीट है, 55 56 रिपीट है, 57 पेशेंट प्रेजेंट विद द स्पेल्स ऑफ डिजीनेस एंड डिप्लोपिया, नाउ प्रेजेंट्स विद द कॉमा, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो बेसिलर आर्टरी थ्रोम्बोसिस। बेसिलर आर्टरी फोंटाइन लेवल पे होती है, ठीक है, और ये ऊपर मिड ब्रेन को भी सप्लाई कर रही होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर कोई आर्टरी, यहाँ पे ब्रेन स्टेम की आर्टरी डैमेज होगी तो उसकी वजह से एक तो डिजीनेस के स्पेल्स आएंगे, और डिप्लोपिया क्यों होगा कि जब ये मिड ब्रेन के लेवल पे जाके सप्लाई कर रही होती है तो मिड ब्रेन के लेवल पे हमारे पास क्या होता है, क्रेनियल नर्व 3 और 4 की सप्लाई होती है, ठीक है। 3 और क्रेनियल नर्व 4 का आपको पता है कि ये आंखों के मसल्स की सप्लाई में होते हैं, ठीक है। वो हम जब नर्व्स करेंगे तो उसको फर्दर कर लेंगे। मसल्स का आपको पता है कि 4 जो ट्रोक्लियर नर्व है वो सुपीरियर ओब्लिक के लिए सप्लाई कर रही होती है, और जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो मेनली सारे मसल्स को, बाकी सब मसल्स को वो सप्लाई कर रही होते हैं एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस। तो याद रखना है कि जब भी डिप्लोपिया और डीजीनेस की बात करेगा तो फिर बेसल आर्टरी थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मिडल एज मैन प्रेजेंटेड विद meningitis having the lung abscess to staph aureus, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 59, kid with a meningitis then develop bilateral deafness is due to what? Damage to the neural pathways। तो अगर meningitis हुआ है और जाहिर है bilateral deafness हुई है तो इसका ये मतलब कि न्यूरल पाथवे को डैमेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, डैमेज टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा विल लेड टू दी कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम। जो लंबर वर्टिब्रा जिधर एंड होता है, L1 इज द लंबर वर्टिब्रा इन द अडल्ट, जहाँ पे एंडिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की उसे कोनस मेडुलारिस। वहां से एक नीचे जो है ना वो फाइब्रस टाइप, या कह लो कि जहाँ पे एक अगर आप मल्टीपल जो है वो गुच्छे मिलाएं किसी धागे के, ठीक है, और एंड पे जो है वो एक जगह उसको बांध दें, एंड वल के लेवल पे उसको बांध देते हैं और नीचे उसके धागे जो है वो डिस्पर्स करते हैं ऐसे साइडों पे, तो वो कोनस मेडुलारिस की उस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। और L1 का लेवल जहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होती है L1 के लेवल की, ठीक है, वो होती है, उसको हम अडल्ट्स में कहते हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है। तो जब भी L1 के लेवल की वो बात करेगा तो कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम की बात करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई है कि अडल्ट्स में L1 इज द एंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम कोनस मेडुलारिस की उसमें बात करते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, पोस्ट सिफिलिटिक पेशेंट कैन नॉट कंस्ट्रिक्ट pupil on the light with intact accommodation, most probable cause is the अर्गार्ड रॉबर्टसन। ये कल हमने अर्गार्ड रॉबर्टसन ऑलरेडी किया था कि अर्गार्ड रॉबर्टसन में क्या होता है कि उसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट pupils नहीं होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसको पढ़ा था। अच्छा, अब उसमें ये था, ये अब थोड़ा सा याद कर लें यहाँ पे कि अकोमोडेशन किस में लॉस होती है और लाइट रिफ्लेक्स किस में लॉस्ट होता है, ठीक है। जो लाइट रिफ्लेक्स है वो लॉस्ट होता है हमारे पास सिफिलिस में। सिफिलिस के पेशेंट्स में लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। इनके जो है वो क्योंकि ये सिफिलिस जो है वो आपको पता है कि ये एसटीडीज की कॉज में से आता है, सेक्सुअल डिजीज आती है, ठीक है। तो उसमें याद रखना है कि जो सिफिलिस है उसमें उनके दिल मुनव्वर नहीं होते नूर से, ठीक है, उनको कोई भी उनके दिल में नूर नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो लाइट रिफ्लेक्स उनमें लॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अकोमोडेशन उनकी लोगों से साथ जो है वो बातचीत और मिलन जो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह याद कर लें। और इसके अलावा वो दो डिजीजेस जिसके अंदर अकोमोडेशन लॉस्ट होता है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं जिनके पास लोग जाके बैठना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एक उनमें जो है वो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है, लेकिन उनके दिल में मुनव्वर या नूर तो होता है, तो वो लाइट रिफ्लेक्स उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो ओल्ड एज में प्रेस बायोपिया के पेशेंट्स में अकोमोडेशन लॉस्ट होगी लेकिन लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। इसी तरह इंसेफेलाइटिस के पेशेंट्स में याद रखना है कि उनको लोग समझते हैं कि एक तो उनको फीवर भी है और उनको मेनिंजाइटिस के साथ साथ सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं डिफरेंट बॉडी पे, तो लोग समझते हैं कि इनके पास नहीं बैठना। ठीक है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स उनका भी लॉस्ट होता है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स उनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की कि अगर सिफिलिस की बात करेगा तो हमारे पास क्या लॉस होगा? लाइट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स लॉस होगा, उनके दिल मुनव्वर नहीं होते लेकिन उनमें अकोमोडेशन प्रेजेंट होगी। अगर जो मैं प्रेस बायोपिया या एंसेफेलाइटिस की बात करूंगी तो क्या होगा? अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस्ट होगा। और लाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है। 62 a young girl finds it hard to hear at low frequency of sound, which type of conduction है? तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है कि उसको लो फ्रीक्वेंसी साउंड पे सुनाई नहीं दे रहा। और अगर लाउड नॉइज के एरिया में बंदा काम कर रहा है तो डेफनेस किसकी होगी? ऑटोसेक्लेरोसिस। लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के साथ उसकी डेफनेस, फ्रीक्वेंसी। लाउड एरिया पे काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैडम ये अभी क्लियर कर देंगी या आखिर में पूछ लें मैडम? ये एमसीक्यूज जो है ये ईएनटी वाले दो थी। क्या क्लियर कर दूं? सॉरी, आपकी आवाज एक तो बहुत कम आती है। मैडम ये इस प्रीवियसली दो तीन एमसीक्यूज जो हमने थे मैडम, एक डिफिकल्टी इन द लाउड नॉइस और लो फ्रीक्वेंसी को, तो मैडम वो जरा समझ नहीं आई थी तो मैंने कहा अभी पूछ ले के एंड में। ठीक है, ये मैं आपको फिर एंड में करवा देती हूँ, वो दोबारा से करवा देती हूँ। कंडक्टिंग और सेंसोन्यूरल पहले मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किया ना। किनके न्यूक्लियस बता दूं? न्यूक्लियस मुझे बताइएगा किसके न्यूक्लियस ऑफ व्हिच। अच्छा ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 64, द लीजन ऑफ कॉर्डेट पोटामेन एंड लॉस ऑफ गैबा न्यूरॉन इन सबस्टेंशिया नाइग्रा ग्लोबस पैरेलस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। बेजल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं। अच्छा, अकोमोडेशन लाइट के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रीटेक्टम एरिया, और अकोमोडेशन के लिए कॉर्टेक्स। अकोमोडेशन के दो सी से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, 64, एक लियन ऑफ कॉर्डेट पोटामेन बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं जिसके अंदर कॉर्डेट पोटामेन कॉर्डेट और ग्लोबस पैलिडस वगैरह आ रहा होता है। ठीक है। अब याद रखना है कि जब कॉर्डेट की बात करेगा, कॉर्डेट के डैमेज की वजह से कोरियाज होते हैं, जिसे हंटिंगटन कोरियाज हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोरियाज जो होते हैं वो कॉर्डेट के डैमेज से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एथेटोसिस हम एक जगह पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस की अगर वो बात करता है मीडी, तो वो एथेटोसिस की बात करता है। लियन ऑफ कॉर्डेट की बात करेगा तो वो केस की बात करेगा, कोरिया की बात करेगा। और लियन ऑफ अगर सब थैलेमस थैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई की अगर वो बात करेगा तो किसकी बात करेगा? हेमीब्लिस्मस। हेमीब्लिस्मस होता है, एथेटोसिस में हमने पढ़ा था विर्दिंग मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और जो स्लो विर्दिंग मूवमेंट्स, जो कोरिया होता है उसके अंदर हंटिंगटन कोरिया की प्रेजेंटेशन आती है। और जो हेमीब्लिस्मस होता है उसमें एक साइड की बॉडी के जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही होती है जिसकी वजह से फॉल की भी हिस्ट्री आ रही होती है। ठीक है, तो हेमीब्लिस्मस आएगा सब थैलेमस न्यूक्लियस में, कोरिया आएगा कॉर्डेट में, और ग्लोबस पैलिडस में कौन सा आएगा जी? एथिटोसिस। Athetosis. Very good. 64. Only nerve affected in multiple sclerosis is optic nerve. Only nerve that carries this afferent to the brain for signaling is ऑप्टिक। optic. Very good. एक्सक्यूज मी मैम, ये 64 पे तो फिर सारी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कैसे चूज करेंगे? अच्छा, कॉर्डेट का भी लियन है। इसमें आपने ये देखना है कि लियन और उसने कॉर्डेट और पुटामेन की बात की हुई है। ठीक है, नीचे नहीं अभी जाना। लॉस ऑफ गैंग्लिया एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा और ग्लोबस पैलिडस की बात नहीं करनी, लियन की बात देखनी है कि लियन किधर है। ठीक है, लियन किस में है? कॉर्डेट में और पुटामेन में। तो कॉर्डेट की बात करेगा तो आपने क्या करना है? तो कोरिया के साथ चले जाना है। लियन इन द कॉर्डेट एंड पुटामेन की बात कर रहा है। उसके बाद जो है वो लॉस ऑफ गैबा न्यूरॉन इन सबस्टेंशिया नाइग्रा चला गया या ग्लोबस पैलिडस, लेकिन उसने लियन मेन कहाँ की बात की है? कॉर्डेट की। ठीक है, ये एक बेसल गैंग्लिया जब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम, इसमें ये सारे सर्किट्स बनते हैं। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में तो सर्किट मेनली स्टार्ट ये कोरिया कॉर्डेट से हो रहा होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे स्ट्राइटम्स और न्यू स्ट्राइटम। तो सर्किट बन रहे होते हैं जिसमें सिग्नलिंग जा रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो उन सर्किट से जो है वो एथेटोसिस ग्लोबस पैलिडस के साथ है।
तो इसलिए जब भी लियन की बात करेगा तो मेजरली आपने देखना कि लियन की तरह, ठीक है, उस हिसाब से फिर अगली बात करनी है, ठीक है। समझ। मैम ये जो पिछला हमने 33 किया था एमसीक्यूज, उसमें भी तो उसने लीन कॉर्डेट और ग्लोबल स्पेलिडस में बताई थी, और उसमें सेम स्टेम थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें ऑप्शंस उसने डिफरेंट कर दिए थे। 33 में क्या है कि लियन इन द कॉर्डेट एंड ग्लोबल स्पेल्टस ऑफ द ब्रेन देयर वाज अ लॉस ऑफ गैबा इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड द कंडीशन इज। हाँ, वहां पे ये है कि वहां पे हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं ना गिवन थे, ठीक है। अगर वहां पे हमारे पास अगर लियन की वो बात कर रहा होता और हमारे पास ऑप्शंस होते